जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, ठीक ना। तो देखिए, नोट्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको डिटेल पढ़ ले रहिएगा, ठीक ना। इसीलिए आप लोग इस पर उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, फिर भी हम बना रहे हैं वीडियो, ठीक ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पिछले आपका मतलब अब चार गो चैप्टर 5 गो बच गया। ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक ना। उसके बाद इसको खत्म करने वाले हैं, खत्म करके इसे निजात पाले और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में हम लोग एंट्री मार दें। आइए तो मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए और समझते चलिए। चलो सर्वे करें। अब सर्वे क्या करेगा, देखिए, हम सभी दैनिक जीवन में विभिन्न चीज़ों का उपयोग करते हैं। भोजन के बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता है, तो आवागमन यानी यातायात के बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता। जहाँ खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी, किरोसिन, तेल, गैस आदि की आवश्यकता पड़ती है, वही वाहन चलाने हेतु डीजल और पेट्रोल। चलिए, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट मिल गया कि हमें दैनिक जीवन में जो एक जगह से दूसरे जगह जाने की जरूरत पड़ती है, प्लस हमें खाने के लिए, खाना बनाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो ईंधन जैसे लकड़ी, किरोसिन, तेल, गैस आदि, ये सब क्या है? ईंधन है, ठीक ना। आवश्यकता पड़ती है, वही वाहन चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल चलता है। ये तो सीधी सी बात है। हम लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, क्या हमारे गांव में लकड़ी, किरोसिन, तेल, डीजल, पेट्रोल उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में है? ये ईंधन कम है, अधिक है, पर्याप्त है? इन्हें प्राप्त करने का स्रोत क्या है? अब देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हमें अपने गांव के लोगों को की नज़दीक जाना होगा। ये कितना है, ईंधन है कि नहीं, लकड़ियां है कि नहीं, ये जो भी किरोसिन फिरोसिन पर जो बनता है ये कितना है, इसको जानने के लिए चलिए गांव के लोगों से मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के द्वारा लोगों से जानकारियाँ एकत्रित करनी होगी। इसके द्वारा हम यह जान सकेंगे कि गांव में ईंधन की कितनी आवश्यकता है, इसकी बचत किस प्रकार की जा सकती है। इन सब की जानकारी हम एक सर्वे के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। सर्वे कैसे करें? आपके गांव में बहुत सारे घर होंगे, इस कारण आप अकेले सभी घरों में नहीं जा सकते। यदि आप जाएंगे भी तो समय अधिक लगेगा और परेशानी भी होगी। अतः आप शिक्षक महोदय के सहयोग से 3-4 साथियों की टोली बनाइए और घरों या मोहल्ले यानी 10 या 12 घर को आपस में बांट लीजिए। ध्यान दीजिए कि एक टोली में एक ही मोहल्ला या आसपास के साथी हो। परिचित लोगों के साथ बातचीत करना आसान रहेगा। हर टोली 10 घरों का सर्वे करेगी और जानकारी प्राप्त करेगी। तो सर्वे से सब रिलेटेड है। आइए देखते हैं आगे। सर्वे के लिए ये जाने के पूर्व रबर, पेंसिल, कटर और हार्डबोर्ड रखना नहीं भूले। अब जब सर्वे आप करने जा रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सर्वे करने जाएगा तो कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी? रबर की जरूरत पड़ेगी, कट्टर की पड़ेगी, रबर की जरूरत पड़ेगी, कट्टर की, हार्डबोर्ड नहीं रखना नहीं भूले। ये सबको लेके जाना होगा। जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक एक पत्र भी तैयार करना होगा, जो इस प्रकार होगा। परिवार के मालिक का क्या नाम है, ठीक है, ये बात मतलब कि होना चाहिए। पता यानी गली मोहल्ला का नाम क्या है, मोबाइल या टेलीफोन नंबर क्या है, सर्वे की तिथि, किस दिन आप सर्वे किए, आप निम्न में से ईंधन के रूप में क्या क्या उपयोग करते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। अब लकड़ी का उपयोग करते हैं कि गैस का, कि पेट्रोल का, कि किरोसिन का, क्या डीजल का, जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसमें टिक लगाइए। ये सब मतलब होना चाहिए खंडा में, प्रपत्र में। लकड़ी के लिए प्रत्येक दिन आपके घर में कितनी मात्रा लकड़ी जलाई जाती है, कितना केजी में आपका खाना बन जाता है, आप लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं, आप एवं आपके सदस्य हो प्रत्येक वर्ष कितने वृक्ष लगाते हैं। लकड़ी प्राप्त करने के लिए क्या वृक्ष के बदले कुछ दूसरे विकल्प की जरूरत पड़ सकती है क्या? ये सब होना चाहिए, ठीक ना। ईंधन के रूप में लकड़ी मिलती रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? किरोसिन के लिए आप किरोसिन तेल का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं बताना है। प्रति महीने आपके घर में लगभग कितने लीटर किरोसिन का उपयोग हो जाता है? अब तो 1 लीटर का नहीं होता है, 1 ग्राम का नहीं होता है। क्या यह आपको आसानी से मिल जाता है? इसे आप किस प्रकार बचा सकते हैं? इसके बदले कौन कौन सी दूसरी चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है, ये सब बात को लिखना है, ठीक ना। गैस के लिए क्या इसे प्राप्त करने में आपको कठिनाई होती है? तो कठिनाई तो होती है, लेकिन दाम में बढ़ा है। एक गैस सिलेंडर आपके घर में कितने दिन चलता है? 1 महीना चलता है। 6 से 7 परिवार होगा तो बचत करके चलाया जाएगा। तो इसकी बचत आप किस प्रकार करेंगे? डीजल के लिए डीजल से चलने वाला क्या क्या चीज़ें चलती है, क्या यह आसानी से मिल जाता है? क्या इसके विकल्प हैं? यदि हाँ तो क्या है? इसकी बचत किस प्रकार की जा सकती है? पेट्रोल के लिए आपके पास पेट्रोल से चलने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? इसमें प्रतिदिन कितना लीटर पेट्रोल खपत हो जाता है? इसकी खपत कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो ये सब सर्वे में शामिल होना चाहिए। इस तरह से मतलब आप सर्वे कर सकते हैं। ओके। कम दूरियों के लिए, हाँ, इसका क्या कोई विकल्प हो सकता है? कम दूरियों के लिए जहां आप पैदल भी जा सकते हैं, क्या आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? तो नहीं करना चाहिए, गलत बात है। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की स्थिति में क्या आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं? तो बंद कर देना जरूरी रहता है।
सभी घरों के सर्वे करने के पश्चात अपने शिक्षकों के सहयोग से इन्हें निम्न रूप से लिखिए तथा अपने उत्तरों की चर्चा साथियों के साथ कीजिए। अपनी टोली के घर कौन है लिखिए, क्या चीज़ का प्रयोग करता है, किस किस प्रकार के ईंधन का वो प्रयोग कर रहा था, ठीक ना, ये बात को लिखना है। बताइए आपके मोहल्ले में किन ईंधनों का उपयोग होता है। बस इसमें यही इतना था, ठीक ना। इस चैप्टर में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ईंधन ऊंधन इसी सब पर चर्चा है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। अध्याय 17 रामू काका की दुकान। देखेंगे हम लोग रामू काका के दुकान से काटी काटी चुनिया मुनिया सब की नहीं है सब। देखिए मैं रामू काका की दुकान के बगल से रोज स्कूल जाती हूँ। अच्छा, रामू काका के दुकान से होते हुए ही मतलब रामू काका की दुकान जो है स्कूल के रास्ते में है। उनकी दुकान में कई लोग सुबह से काम करते नजर आते हैं। अकरम भाई, नबीन भाई, आलम और अली दादा, ये 4 आदमी मतलब काम करते नजर आते हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय सुखदा रामू काका से बिना पूछे ही दौड़कर दुकान में घुस गई। कितना कुछ हो रहा था दुकान में। 2 लोग एक औजार को पकड़कर लकड़ी का पटिया छील रहे थे। अकरम भाई तो लकड़ी के पटिए काटकर और उन्हें जोड़कर कुर्सी बनाने में लगे थे। अच्छा, ये लोग अलग अलग काम कर रहा था लोग। बताइए रामू काका की दुकान में क्या क्या काम चल रहा था। आपके गांव या शहर में भी कई प्रकार के दुकानें होंगी। आपने कौन कौन सी चीज़ें की दुकानें देखी उनके नाम लिखना है, ठीक है। आलम और अली दादा पट्टियों में सुंदर नक्काशी कर रहे थे। आलम और अली दादा पट्टी में खूब सुंदर नक्काशी उस पर कर रहे थे, डिजाइन काट रहे थे, फूल बना रहे थे। नबीन भाई पानी जैसे कोई चीज़ ब्रश में लगाकर लकड़ी को चिकना बना रहे थे। दुकान के पीछे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। सुखदा बोली पानी जैसी यह क्या चीज़ है नबीन भाई। ए नबीन भाई, अरे ये पानी जैसा क्या चीज़ का प्रयोग आप कर रहे हैं। तो नबीन बोला कि यह वार्निश है, इससे लकड़ी चिकनी और सुंदर हो जाती है। लकड़ी में लंबे समय तक कीड़ा भी नहीं लगता है। सुंदरता के साथ साथ मजबूती और आयु भी बढ़ जाती है, ठीक ना। कीड़ा नहीं लगता है, वार्निश है यानी पॉलिश है। सुखदा, अरे दुकान में कितने सारे लोहे के औजार है, वहाँ कांच के चौकोर टुकड़े क्यों पड़े हैं। तो नबीन बोला कई बार लोग तस्वीर लेकर आते हैं, उनको हम फ्रेम में डाल देते हैं। तस्वीर लेकर के आता है तो उसको क्या करते हैं, फ्रेमिंग कर देते हैं, जिसमें कांच की भी जरूरत होती है। इस तरह उनके पास वह तस्वीर काफ़ी दिन तक सुरक्षित रह जाती है। सुखदा, ओहो आज तो काफ़ी देर हो चुकी है, कल फिर आऊँगी। सबको धन्यवाद। सबको धन्यवाद करके इतना जानकारी लेकर के नबीन सुखदा ये सब चल दिया लोग, ठीक ना। रामू काका की दुकान से लौटने के बाद सुखदा ने राजू भैया को दुकान के बारे में बताया। राजू भैया ने तब अपनी एक किताब निकालकर सुखदा को नीचे बड़े चित्र को दिखाए। जाके सुखदा कही रामू भैया से कि रामू भैया देखा ना, हम गौरन रामू काका के दुकान में तो वहाँ तो ऐसा चीज़ रही है। तो राजू भैया का किए कि एक किताब निकाले और निकाल करके उस सब औजार के बारे में बताए। इसको बोलते हैं रंदा, ये है आरी, ये कैंची, हथौड़ा, पिलास, रेंच जिसको हम लोग पेचकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिंच बोलते हैं, सलाई रिंच, कुल्हाड़ी, पाना, पेचकस और कॉर्क स्क्रू, ठीक ना। ये इस तरह से अथी किया जाता है, होल किया जाता है। तो ये मतलब कि राजू भैया जो सुखदा रामू काका के दुकान में देख के आए थे, तो राजू भैया ये सब चीज़ औजार दिखाए, ठीक ना। ये रंदा जो है लकड़ी को चिकना बनाने में काम आता है। कैंची का उपयोग सनमाइका को काटने में आता होगा, जो कि ऊपर से लकड़ी के ऊपर से चिपकाया जाता है। हथौड़ा से काटी ठोका जाता है। पिलास से काटी वटी उखाड़ने के काम आ सकता है। आरी क्या करता है, लकड़ी को काटता है। रेंच क्या करता है कि नट को कसता है। कुल्हाड़ी से क्या किया जाता है कि पेड़ उड़ के काटा जाता है, लकड़ी फाड़ा जाता है। पन्ना भी उससे भी कसाई होता है, पेचकस से भी कसा जाता है, कॉर्क स्क्रू से होल किया जाता है। तो ये सब इसका औजार है, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे कौन सा औजार है। अब यही बोल रहा है कि क्या आप इन चित्रों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा औजार किस काम आता है, काटने में, काटी ठोकने में, लकड़ी को चिकना बनाने में, ठीक ना। अगले दिन सुखदा फिर रामू काका की दुकान पर थी। सुखदा, रामू काका आप अपनी दुकान के लिए औजार, ब्रश, वर्निश और दूसरी चीज़ें कहाँ से लाते हैं। तो रामू काका बोले देख बेटा, कई बार तो इसके लिए मैं खुद शहर जाता हूँ और वहीं से खरीद के लाता हूँ। कई बार शहर से कोई आते समय अपने साथ ले भी आता है।
कोई कोई आता है तो उससे मंगा भी देते हैं। कभी शहर की दुकान वाले खुद भी भेज देते हैं। गांव के लुहार के पास भी कई औजार बन जाते हैं। रंग और वर्निश कभी हमारे गांव में जोसेफ की दुकान पर भी मिल जाता है। तो उसके बारे में बताएं। सुखदेव बोले लकड़ी कहाँ से मिलती है, क्या आप इतने पेड़ काट देते हैं? रामू कहा मैं तो नहीं काटता, पर लकड़ी बेचने वाले व्यापारी अपने कामगारों से पेड़ कटवाते हैं, हम उनसे लकड़ी खरीदते हैं। रामू काका बोले कि देख बचिया, सुखदा ये लड़की है कि का है, लड़का ही पता नहीं चली थी। देखो जी आप लोग तो नहीं कि एक बार में इतना पेड़ काट देते हो रामू काका। तो रामू काका बोलते नहीं ना, हम नहीं ना काटते हैं, व्यापारी सब काटता है। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखिए, क्या पेड़ काटना ठीक है? नहीं भैया, एकदम ठीक नहीं है। पेड़ वही काटना ठीक है जो ओल्ड हो गया है, बुढ़ा हो गया है, सूख गया है, उस पेड़ को काटा जा सकता है कि उस जगह पे दूसरा पेड़ क्या हो, सही ढंग से विकसित हो, सही ढंग से उसका विकास हो। सुखदा बोली रामू काका, क्या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं? ये पेड़ के काटने वाला काम काहे करते हैं? रामू काका बोले नहीं बेटा, इसी काम को मैंने बचपन से अपने बाबा दादा परदादा को करते देखा और उनसे सीखा है। मतलब ये पुश्तैनी काम है मेरा। मेरा बेटा राकेश पढ़ने के लिए शहर गया हुआ है, शायद वो छोड़ देगा, शायद वह यह काम न करे। कल मुझे भी शहर जाना है, वहाँ के एक बड़े दुकान में मेरी दुकान के कई सामान बिकने वाले हैं। यह काम नहीं करूँगा तो कमाई कैसे होगी? यही तो मेरा व्यवसाय है, अपना घर मैं इसी से चलाता हूँ। रामू काका के बाद दुकान का काम कैसे चलेगा सोच कर लिखिए। रामू काका शहर क्यों जाते हैं? तो औजार लाने जाते हैं। क्या रामू काका को कोई दूसरा काम नहीं चाहिए? रामू काका को दूसरा काम चाहिए तो मिल सकता है, लेकिन दादा परदादा यही काम किए, इसी में पारंगत हासिल किए हैं तो वही काम करते हैं। सुधर रामू काका, हमारे गांव में लोग भी अपनी दुकान का सामान खरीदते हैं तो शहर क्यों जाते हैं? तो रामू काका बोले कि अरे पगली तो हमको हालत है, सवाल पर सवाल पूछ रही है। रामू, शहर में अच्छे दाम मिलते हैं और सामान भी ज़्यादा बिकता है, इसलिए जाना पड़ता है। शहर क्यों जाना पड़ता है? तो शहर में क्या होता है कि सामान ज़्यादा बिकता है, दाम भी अच्छा मिलता है। परियोजना कार्य करने के लिए कर रहा है। अपने गांव में बढ़ई मोची बुनकर किसान किसी न किसी को तो देखा ही होगा। सुखदा ने जिस तरह से रामू काका से जानकारी ली, उसी प्रकार से आप ही गाँव के किसी एक व्यवसाय के बारे में जानकारी लीजिए और लिखिए। उसके औजार या दुकान के चित्र बना सकते हैं हो तो जरूर बनाइए। हाँ, अपने घर के व्यवसाय के बारे में भी लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से बच्चों को पढ़ा देना है और उसको समझा देना है, किस तरह से ये माध्यम एक होता है, एकदम करके सीखने वाला ये प्रोसेस है। ओके, तो ये हुआ रामू काका की दुकान। अगला देख रहे हैं कौन काका का दुकान है। आइए 18 चैप्टर देखते हैं, ठीक ना। आवास। ओके, सुखदा का गांव शहर के नजदीक है, खाली सुखदे है। सुखदा के जो गांव है वो शहर से क्या है, नजदीक है। गांव से सैकड़ों लोग काम काज के लिए शहर जाते हैं। गांव से सैकड़ों लोग जो होते हैं काम करने के लिए शहर में जाते हैं, ठीक ना। और शाम तक वापस भी आ जाते हैं काम करके। ये तो सब प्रायोगिक चीज है। शहर से लौटकर इकबाल काका ने सुखदा के दादाजी को बताया कि गांव के पूरब की तरफ की जमीन पर कॉलोनियां बनने वाली है। बहुत से घर बनाए जाएंगे, कुछ इमारतें एक मंजिला होगी, कुछ बहुमंजिला होगी, मतलब एक से ज़्यादा मंजिल वाला। वहाँ बाजार, बच्चों के लिए पार्क आदि की सुविधाएं होगी। इसके अलावा कॉलोनियों के लिए सड़कों के साथ बिजली पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। सुखदा और संजय भी इकबाल काका और दादाजी की बातें सुन उसके पास आए। संजय ने पूछा, दादाजी आखिर हम घर क्यों बनाते हैं? आप भी सोच कर बताइए कि घर क्यों बनाए जाते हैं। सुखदा ने बताया कि घर हमें तेज धूप, बरसात और ठंड से बचाते हैं। जंगली जानवर और चोर बदमाश से भी हम सुरक्षित रहते हैं। आवास में हमें जितना का निजता का अनुभव होता है और हम पढ़ना लिखना, खाना सोना आदि कार्य आराम से कर सकते हैं, घर कर पाते हैं। तो घर रहेगा तब ना। इकबाल काका बोले, बिल्कुल ठीक बताया। पर्यावरण के अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए हम घर बनाते हैं। पर्यावरण के अलग अलग जो स्थिति परिस्थिति होता है उसी से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है कि पहले तो 4-5 परिवार के लोग अपने खेतों के आसपास घर बना लेते थे और धीरे धीरे वहाँ गांव बस जाता था। लेकिन आजकल तो वहाँ जहाँ कल कारखाने, बड़े बड़े व्यवसाय, कॉलेज खुलते हैं, लोग वहीं पे क्या करते हैं, अपना घर द्वार बनाते हैं। आसपास जमीन खरीद कर घर बना लेते हैं। कभी कभी सरकार भी इन क्षेत्रों में घर
बनाकर लोगों को देती है। घर बनाने के बारे में सुखदा और इकबाल काका की बातें आपको क्या क्या जानने को मिला, इसे 5 शब्दों में लिखे। कॉलोनी क्या होता है? सुखदा ने कॉलोनी की बात जब कक्षा में अपने दोस्तों से की तो हसन ने बताया कि उसने भी गांव के एक छोर पर कॉलोनियां बनने के बात अखबारों में पढ़ी है। उसने यह भी बताया कि सरकार वहां एक कृषि विश्वविद्यालय खोल रही है, और ये भी सुन रखा था कि सरकार कृषि विश्वविद्यालय खोल रही है, इसी कारण वहाँ यह कॉलोनी बनाई जा रही है। उसमें वहाँ काम करने वाले लोगों के परिवार रहेंगे। गीता ने कहा ठीक ही तो है, हमें खेलने कूदने के लिए नए दोस्त भी मिल जाएंगे, लेकिन इन्होंने अपने गांव को ही क्यों चुना? यह सब सुनकर शिक्षक बोले हमारे गांव की जमीन बहुत उपजाऊ है। जिस जगह कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वह सरकारी जमीन बहुत समय से खाली पड़ी है। वो जो जहां पे विश्वविद्यालय खुलेगा वो पड़ती जमीन है, तो वहां पे खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में उपजाऊ जमीन है तो लोग कृषि से अपना क्या करेंगे कि पढ़ लिख करके इस विश्वविद्यालय में और खेती बाड़ी करेंगे, अतः उसका उपयोग भी हो जाएगा और वे वहाँ के लोग कृषि संबंधित कई सारे प्रयोग भी कर पाएंगे। शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे गांव चुना गया है। तब गीता पूछा क्या शहर में उपजाऊ जमीन नहीं है? तब शिक्षक बोले अरे नहीं रे, ऐसी बात नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग रोजी रोजगार की तलाश में अपने गांव कस्बों मोहल्लों से बड़े शहरों की ओर जाने लगे हैं। शहरों में आवास की आवश्यकताएं बढ़ने लगी है, शहरों में जमीन बड़ी महंगी हो गई है, तो खेती का खाक होगा। अली हसन ने पूछा क्या कॉलोनियों में भी छप्पर फूस व मिट्टी के घर बनेंगे? शिक्षक ने बताया कॉलोनियों में गांव की हवेलियों की तरह सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर आदि से बनी इमारतें होती है। बउआ, कॉलोनिया का मतलब ये होता है वो में झोपड़ी नहीं होता है, पलानी नहीं होता है। साफ सफाई की व्यवस्था अलग से होती है। कई कॉलोनियों में कम्युनिटी हॉल या जिसको सामुदायिक भवन बोलते हैं होते हैं। इस हॉल में शादी, जन्मदिन या पार्टियां आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। यही क्या हो गया, आपके कॉलोनी का चित्र दिया हुआ है। कॉलोनियों में सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं। पड़ोसी अक्सर अन्य जिले या अन्य राज्य के होते हैं। सबकी जाति धर्म अलग होते हैं पर सामूहिक जीवन एक समान होता है। सब मिलकर होली, दिवाली, ईद आदि त्योहार को क्या करते हैं, मनाते हैं कॉलोनी में। पाठ को पढ़कर आपको कॉलोनियों के बारे में क्या क्या जानने को मिला, कई 5 बातें लिखना है। कॉलोनियों के बनने से गांव वाले को जनजीवन में क्या असर पड़ता है सोच करके लिखिए। आगे देखते हैं। परियोजना कार्य है, आप शहर के किसी कॉलोनी में जाकर उसे देखिए, गांव के घरों से तुलना कर एक चार्ट बनाइए, कॉलोनी के एक घर का चित्र भी बना करके लाइए। ठीक है ना, तुलना करना। ये देखिए मधुबनी पेंटिंग है, ये मधुबनी पेंटिंग है जो विश्व विख्यात हो गया है। इस चित्र में क्या दिखाया गया है अपनी कॉपी में लिखिए। इस तरह के चित्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। ठीक ना, तो ये है आपका अध्याय 19। आज इसको खत्म कर दे रहे हैं गुरुजी लोग। ठीक है ना, अध्याय 19 तरह तरह के व्यवसाय, वेराइटी ऑफ बिजनेस। आइए देखते हैं किसान। पहले किसान के बारे में जाने। देखिए हमारे आसपास रहने वाले लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। किसान अनाज उगाता है, राजमिस्त्री मकान बनाते हैं, बुनकर कपड़े बुनने का काम करते हैं। ये सब अलग अलग व्यवसाय करते हैं। देखिए यहाँ बुनकर अपना कपड़ा बुन रहे हैं, लुहार यहाँ पे अपना लोहे के वस्तु बना रहे हैं। ठीक है, सामान। यहाँ पे किसान हल जोत रहे हैं और यहाँ पे मोची देख रहे हैं कि जूता चप्पल सी रहे हैं, और यहाँ पे राजमिस्त्री अपना घर बना रहे हैं। ठीक ना, ये अलग अलग प्रकार के क्या है, व्यवसाय है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं श्यामू चाचा की, रामू चाचा हैं, अपना मिट्टी से पात्र बना रहे हैं। अरे बड़े गिलासों बनाए हैं, प्याला बनाए हैं, हरिया बनाए हैं, पतीला बनाए हैं, डंटा रखे हैं, उसी से गोल गोल चाक को घुमाते होंगे। अब तो मशीन मोटर पर आ गया, मोटर ही घुमा देता है। ठीक ना, तो रामू काका यहाँ कि श्यामू काका है, नाम नहीं दिया है। कुम्हार मिट्टी से अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाता है। मिट्टी की वस्तुएं बनाने के लिए उसे बहुत से तैयारी करनी पड़ती है, जैसे उपयुक्त मिट्टी का चुनाव, मिट्टी खोद कर लाना, उसको साफ करना इत्यादि। पता कीजिए और बताइए कि कुम्हार और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। इन सामग्रियों को तैयार करने के पूर्व कौन कौन सी तैयारी करना पड़ता है, 1 2 3 नंबर देकर सही क्रम बताइए। गड्ढे बर्तन को सुरखाना, पके बर्तन को रंग लगाना, मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी खोद कर लाना। पहले मिट्टी खोद के लाना, तब मिट्टी को तैयार करना, तब उसके बाद क्या करिएगा, पके बर्तनों को नहीं, गड्ढे बर्तन को सुखाना, तब सूखे बर्तन को आग में पकाना, पके बर्तनों को बाजार में लाना, और पके बर्तनों को पहले रंग चलाना, तब पके बर्तनों को बाजार में लाना। ठीक ना। चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रही है क्या है, तो ये है पोस्टमैन है, डाकिया है, जो कि चिट्ठी लेकर के जाते हैं। डाकिया नहीं होता तो क्या होता,
अब नहीं होगा तो अब काम चलेगा, लेकिन पहले नहीं होते तो बहुत दिक्कतें था। व्यक्ति को पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। शिक्षक नहीं होता तो क्या होता? क्या शिक्षक, बढ़ई, कुम्हार आदि को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है? कैसे सोच कर बताइए। क्या किसान को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है? बताइए। क्या डॉक्टर को किसान के बढ़ई की जरूरत पड़ती है? बताइए। यदि लोग एक दूसरे की मदद न करें तो क्या होगा? सोचिए और लिखिए। आइए देखते हैं अगला चैप्टर। अध्याय 20, रायपुर के चचा की शादी। रायपुर में चचा रहते हैं, उन्हीं का शादी। करके कक्षा के लिए सुखदा अपनी किताब कॉपियाँ सहेज रही थी। अरे किताब उताब एकदम सरिया रही थी। अमन दौड़ता हुआ कमरे में आया और बोला, दीदी दीदी, अरे जल्दी चलो, आंगन में दादाजी शादी में जाने की बातें कर रहे हैं, चलो 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 सुना जाए। सुखदा के परिवार के सदस्य आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। अमन और सुखदा भी ध्यान से उनकी बातें को सुनने लगी है। देखिए इधर बातें चल रहा है शादी ब्याह के, दोनों बैठ के यहाँ सुन रहा है। आहा, अभी तक देखे 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 इसका चित्र बनाए, बड़ा सुंदर लग रही है। ये इधर क्या लगाई है? सुखदा, अबे मुंह टेढ़ हो गया। सुखदा तो सुंदर लग रही है। वाह रे सुखदा, वाह रे सुखदा। कैसे कैसे चित्र बना देता है सब। केसवा बढ़िया से बना दे, वाह रे सुखदा। देखिए सुखदा और भाई का दोनों भाई बहन मिल के बात सुनने लगा लोग। दादी जी बोली, बड़े भैया को पत्र आया है, हम सभी को इसी महीने रवि की शादी में रायपुर जाना है। रवि की शादी में रायपुर जाना है। बच्चों के स्कूल में भी गर्मी की छुट्टियां होने वाली है। अब बचवा सभी खुश, आज तेरी के गर्मी में छुट्टी हो गया, शादी का मजा भी आ जाएगा। वो तेरी लौटने में करीब 10 दिन लग जाएंगे। हम सभी को जाने की तैयारी में जुट जाना चाहिए। क्या शादी में? अब सुखदा के पिताजी, मैं कल कार्यालय से लौटता हूँ पटना से रायपुर की आरक्षित टिकटें लेता आऊँगा। कल कार्यालय से जब लौटूंगा तो उसी समय आरक्षित टिकट लेते आऊँगा। गांव से पटना तक बस से जाएंगे। दादाजी में आगे बताया, दोनों बहुएं शादी में दिए जाने वाले कपड़े और उपहारों को तैयार कर लेगी। सर्वजीत, तुम गाय बछड़ों के चारे और घर के अन्य कार्यों की तैयारी के बारे में रामदीन को समझा देना। सुखदा और अमन, तुम दोनों दादी और माँ को सामान रखने, सहेजने और मदद करना। इस प्रकार दादी जी ने सबको काम में बांट दिया कि कौन किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। दादाजी रायपुर जाने की तैयारी में परिवार के सदस्य कौन कौन सी जिम्मेदारी है, तो दादाजी क्या करेंगे? तो दादाजी का काम क्या है? तो दादाजी मतलब कपड़ा सरियाएंगे क्या? सुखदा के पिताजी क्या करेंगे? सब लोग अपना अपना काम मिल गया है। अमन ने दादी जी से पूछा, बड़े दादी जी इतनी दूर रायपुर में क्यों रहते हैं? तो दादी जी बोली, अरे हाँ बेटा, तुमने सही सवाल किया। दादी जी ने अमन और सुखदा को अपने पास बैठाया और उन्हें अपने बचपन की बातें बताने लगे। सुखदा और अमन दादाजी के बिस्तर पर बैठकर परिवार की कहानी बड़े चाव से सुन रहे थे। दादी जी ने बताया कि जब मैं छोटा था तब यहीं गांव में बड़े भैया, दीदी और माँ पिताजी हम सब साथ साथ रहते थे। हम भाई बहन साथ खेलते और पढ़ते थे। दादाजी बताएं कि हम जब छोटे थे ना तो सब लोग हम लोग एक ही जगह रहते थे, जैसे तू सब रहता है दादाजी। दादाजी बोले, शांत रहिए ना आप लोग। मैं और भैया यानी तुम्हारे रायपुर वाले बड़े दादाजी खेती बाड़ी के कार्यों में भी अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। कुछ दिनों बाद बड़े भैया को रायपुर में नौकरी लगने की चिट्ठी आई। नौकरी लगा है? जानती हो सुखदा, तुम्हारे परदादा जी चाहते थे कि हम दोनों भाई गांव में ही रहकर खेती बाड़ी में उनकी मदद करें, परंतु उन्होंने बहुत सोच विचार कर बड़े भैया को नौकरी के लिए रायपुर जाने की अनुमति दे दी। और आप दादाजी? अरे अमन ने पूछा। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो जैसा छोटा था और पढ़ाई कर रहा था, भैया रायपुर नौकरी करने चले गए, मैं यहीं पढ़ाई लिखाई कर खेती बाड़ी में पिताजी का हाथ बटाने लगा। भैया नौकरी करने चले गए। कुछ दिनों बाद भैया और दीदी की शादी इसी गांव में हुई। भैया और दीदी की शादी इसी गांव में हुई, मतलब गांव से शादी हुआ। शादी के बाद भैया भाभी के साथ रायपुर चले गए और मेरी दीदी अपने ससुराल बरौनी वाली बुआ को तुम जानते हो ना, तो ही मेरी बहना है। सवेरे सभी लोग रायपुर के लिए रवाना हुए। अमन और सुखदा दादाजी के साथ सामानों की गिनती कर ध्यान से रख रहे थे। सबसे पहले बस से वे लोग पटना रेलवे स्टेशन पहुंचे।
समय पर गाड़ी आई, सभी अपनी गाड़ी के डिब्बों में अपनी अपनी आरक्षित सीटों पर बैठ गए। सुखदा की माँ और चाची ने रात का खाना निकाला और सभी खाना खाकर सो गए। सुबह रायपुर स्टेशन पर रवि चाचा लेने आए। उन्होंने सुखदा के दादा दादी और सभी बड़ों को पांव छूकर प्रणाम किया। रवि चाचा, अरे सुखदा और अमन, आओ आओ मेरे पास आओ। सब जीप से बड़े दादाजी के घर की ओर चल दिए। रवि चाचा, अरे देखो अमन, बड़े दादाजी, मैंने रवि चाचा बोले कि देखो अमन, बड़े दादाजी का घर आ गया। तभी गाड़ी एक सुंदर सजे घर के सामने रुक गई। ये लोग आ गए हैं, एकदम तिलिंगी उलिंगी आया, उन्हें बड़ा सूरज हो रहा है, एकदम शादी का तैयारी पूरा जोरों शोरों पर है। बड़े दादाजी दादी जी उनके बहू हमारे स्वागत के लिए बाहर ही खड़े थे। दादाजी ने बड़े दादा दादी के पांव छुए। पिताजी, चाचा, माँ, चाची ने भी उनके पांव छूकर प्रणाम किया। बच्चों ने सभी बड़ों को प्रणाम किया। प्रणाम दादाजी। बड़ी दादी की आंखों में खुशी की आंसू छलक आए। भाई अपना लोग मिलेगा तो छलकेगा ही, बड़ा सुंदर पल होगा। लेकिन सुखदा ने देखा रायपुर वाली चाची ने सलवार फ्रॉक पहनी थी, जबकि उसकी माँ ने साड़ी पहन रखी थी। रवि चाचा सामान को संभाल कर अंदर रख रहे थे। शाम तक तो बड़े दादाजी का घर मेहमानों से भर गया एकदम पूरा, और लोग मेहमान आ गए। बरौनी वाली बुआ, फूफा जी और उनकी बेटी गुड़िया भी आई। अरे सुखदा तुम कब आई? चलो अब तो बड़ा मजा आ गया, अब तो हम लोग सब इकट्ठा हो गए, मारा मारी होगा। अरे बाप, लड़की के फोटो देखी थी सब। रवि चाचा के चाची कैसी है, सॉरी रवि चाचा की वाइफ कैसी है, ओके। अब ये दोनों वाला देखिए फोटो देख रही है कि हो तेरी के रवि चाचा के आंटी, रवि चाचा के मतलब कि वाइफ कैसी है, मतलब हमारी आंटी कैसी है। आएगा, अमन का हाथ पकड़ते हैं, वे दोनों तेजी से बाहर दौड़ गई। चलो हम लोग रवि चाचा से बातें करे। सुखदा ने कहा। तीनों बच्चे रवि चाचा के पास आए। सुखदा ने कहा, रवि चाचा आप हमें होने वाली चाची की तस्वीर दिखाइए ना, है ना। सुखदा की आ गई, रवि चाचा, अरे रवि चाचा, अरे आपकी जो होने वाली, मतलब मेरी होने वाली जो चाची है उसकी तस्वीर दिखाइए ना। तब गुड़िया ने पूछा, आपको चाची को देखा है, कैसे हो? रवि चाचा, अरे एक बार में इतने सवाल फेंकोगे सब? अरे अभी देखने के बाद क्या देखो, है ना। बच्चों तुम जानते हो मैं और तुम्हारी होने वाली चाची एक साथ ही काम करते हैं भोपाल में। हमने साथ साथ पढ़ाई भी की है। दीदी के पास उनकी तस्वीर भी है, तुम उनसे लेकर देख सकते हो, जाओ। बच्चे बुआ जी के पास दौड़कर पहुंच गए। बुआ जी माँ और चाची को तस्वीर दिखा रही थी। बच्चे ने भी चाची का फोटो देखा। अरे कितनी सुंदर है हमारी होने वाली चाची, सुखदा ने कहा। देखिए दिख रहा था। बड़ी दादी बता रही थी कि चाची का नाम सुरोचिता है। सुरोचिता वे बंगाली परिवार की है। बड़ी दादी जी ने बताया कि इनका परिवार वर्षों पूर्व पश्चिम बंगाल से आकर रायपुर में बस गया था। तब तो बढ़िया है, चाची से हम बंगला भी सीख लेंगे, सुखदा ने कहा। सुबह सुबह आंगन में रवि चाचा को उबटन लगाया जा रहा था। घर की औरतें मंगल गीत गा रही थी। शाम को बारात जाने की तैयारी हो रही थी। बड़े दादाजी आंगन में आकर बोले, शाम 6 बजे बारात निकलेगी, घर की औरतें भी बारात में जाएगी, सभी लोग समय पर और तैयार हो जाए। औरत भी जाएगी बारात में, लड़कियां भी जाएगी, पुरुष भी जाएगा, सब जाकर वह नाचेगा और शादी का लुत्फ उठाएगा। बड़ा ये अच्छा रिवाज है। अरे वाह रे, दुल्हन तो आ रही है। ये दुल्हन को कैसे ला रहा है सब? आई मोछ वाले चाचा के देखिए। अरे बाप, ये काथी बांधे हैं जी चश्मा लगा के ऊपर। अरे कितना सुंदर सुंदर तस्वीर है। अरे यही दूल्हे राजा रवि चाचा है। अरे वाह, गजब के चित्र बनाता है, लड़के सब हंस के जियान हो जाएगा। सुखदा सोच रही थी अपने गांव की बारात में तो औरतें नहीं जाती। अब सुखदा सोचने लगी, क्योंकि दादाजी आके बोले थे कि सब तैयार हो जाओ, 6 बजे बारात निकलेगी, औरत सभी बारात जाएगी। अब सुखदा, औरत बारात जाएगी, ऐसा कैसे? हमारे गांव में तो खाली पुरुष बारात जाता है। सुखदा सोचने लगी, ऐसा क्यों? चाचा ने बताया कि हर जगह के प्रचलन अलग अलग होते हैं। बारात कन्या पक्ष के यहाँ पहुंच गई। कन्या पक्ष के लोगों ने फूलों की माला पहनाकर बारातियों का स्वागत किया। सभी को एक सुंदर सजावट वाले पंडाल में बैठाया गया। बड़े दादाजी और दादा जी धोती कुर्ता और पगड़ी में बड़े जांच रहे थे।
धोती कुर्ता में सजे रवि चचा अपने दोस्तों के साथ पंडाल में आए। सुगदा, गुड़िया और अमन घूम घूम कर सजावट देखने लगे। सुगदा ने कहा, अरे गुड़िया देखो, यह शादी का मंडप थर्मोकोल से बना हुआ है, पर यह बड़ा ही सुंदर है। हमारे गांव में तो मंडप कच्चे बांस, केले के पेड़ और रंग बिरंगे कागजों से सजाते हैं। अच्छा, एकाएक हलचल बढ़ गई। होने वाली चाची को पीढ़े समेत उठाकर 2-4 लड़के मंडप की ओर बढ़े आ रहे थे। चाची बड़ी सुंदर लग रही थी। घर की महिलाएं विशेष ध्वनि के साथ शंख बजा रही थी। बाद में सुगदा की मां ने बताया कि बंगाल में शुभ कार्यों के समय उल्लू ध्वनि तथा शंख ध्वनि करने की प्रथा है। मुझे तो भूख लग रही है दीदी, अमन ने धीरे से कहा। सुगदा, थोड़ी देर ठहर जाओ मान, अरे सब एक साथ थोड़ी खाएंगे, सब एक साथ खाएंगे बैठ के। तभी एक महिला बच्चों को खाने के टेबल पर ले गई। थैंक यू आंटी, सुगदा ने विनम्रता से कहा। गप सप, खाना पीना और खेल कूद में आधी रात हो गई। अमन और सुगदा की आंखें नींद से भारी हो रही थी। जल्द ही सभी बच्चे और दादी घर लौट आए और सो गए। सुबह रवि चाचा और चाची एक सुंदर सी गाड़ी में आए। सुगदा के पिताजी ने बताया कि फोटोग्राफर आएगा और अपने परिवार के सभी सदस्यों के समूह में फोटो लिया जाएगा। मकान के सामने वाले खाली जगह पर पहले एक दरी बिछाई गई और फिर कुछ कुर्सियां लगाई गई। फिर परिवार के सभी सदस्य के समूह में फोटो भी खिंचवाए। सुगदा सोच रही थी, दादाजी और बड़े दादाजी के परिवार के सभी सदस्य एक साथ ऐसे पारिवारिक आयोजनों पर ही मिल पाते होंगे क्योंकि अलग अलग रहते हैं। इस फोटो की एक प्रति मैं भी अपने पास रखूंगी। परियोजनाकार, आप अपने परिवार के वंश वृक्ष चित्रों के साथ बनाइए, वंश का वृक्ष चित्रों के साथ बनाइए। तो यह था आपका पर्यावरण। हम एक चैप्टर बच जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, नहीं तो उसको क्या करेंगे कि इस सब के जो पूरे निचोड़ जो रहेगा उसी के साथ करवा देंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक जरा टेक केयर, गुड बाय।